नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने विजयराज चतुर्थी के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज एक और महान शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा शासक थे जिसने दिल्ली पर दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त किया, दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। यानी कि दिल्ली पर प्रथम बार कब्जा किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले किया था विजयराज चतुर्थ ने, लेकिन दूसरी बार किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके सामान्य परिचय है। उनके पिता का नाम था सोमदेव चौहान। सोमदेव चौहान जो गुजरात अहिलवाड़ा में थे, गुजरात के अहिलवाड़ा में अपने नाना जी के वहीं पर रहते थे। उनका लालन पालन पृथ्वीराज चौहान का उनके नाना जी के वहीं पर हुआ गया। उनकी माता का नाम है कर्पूर देवी। कर्पूर देवी जब पृथ्वीराज चौहान, इनका शासनकाल है 1177 से 1192। 1177 जब ये राज्य अभिषेक इनका जब हुआ था, उस समय इनकी आयु थी 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु में इनकी जो संरक्षिका बनी थी, वो बनी थी कर्पूरी देवी। इनके एक प्रधानमंत्री है कदमबास। कदमबास इनके एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने नागौर दुर्ग की स्थापना की थी। नागौर दुर्ग का निर्माण करने वाला कदमबास था, जो इनका प्रधानमंत्री था। इनका सेनापति था भुवनमल। इनकी दो रानियां थी। एक रानी है इच्छिनी, जो आबू के शासक जेत्र सिंह की पुत्री थी, और दूसरी है सहयोगिता, जो कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। इनका एक पुत्र था गोविंदराज। ये वही गोविंदराज है जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी थी। इनका एक घोड़ा था नाट्यरंबा। कहते हैं कि नाट्यरंबा नाम का एक घोड़ा था जिसके कारण से तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी पराजय हुई थी। वो बहुत लंबा है, हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। इनका सहयोग और मित्र चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कवि भी था, चारण कवि था। ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही दिन हुआ था। इस कारण से ये सिक्के के दो पहलू की तरह है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चंद्रबरदाई ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें पृथ्वीराज चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। एक दूसरा विद्वान है जिसका नाम है जयानक। इसने पृथ्वीराज विजय नाम की रचना की थी। तो इनका ये सामान्य परिचय है। तो पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक है, और उनके पिता और उनकी माता का नाम सोमदेव और माता का नाम कर्पूर देवी। आगे उनके विजयों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। प्रमुख विजय। इनकी प्रमुख विजय, सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इस तरफ बना लेते हैं ना, थोड़ा उस तरफ चला गया, इसको मिटा देते हैं। ये है राजस्थान। राजस्थान में उस समय अजमेर है। अजमेर का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले इसके आसपास की स्थिति देख लेते हैं कि आसपास उनके कौन कौन से शासक हुए थे, ताकि क्या है कि हर बार एग्जामों में पूछता है कि पृथ्वीराज चौहान जब शासक थे उस समय गुजरात का शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान जब शासक थे उस समय कन्नौज का शासक कौन था। इस तरह से अभी हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जाति है भंडारा जाति। यहीं से थोड़ी दूर एमपी में एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है महोबा। महोबा का उस समय शासक था परमर्दी देव चंदेल। चंदेल शासक था परमर्दी देव चंदेल। थोड़ी दूर यूपी में एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज का उस समय शासक था जयचंद गढ़वाल।
इस तरफ पड़ता है गुजरात। गुजरात का उस समय शासक था भीमदेव सेकेंड। भीमदेव सेकेंड। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर के मतलब राजा हुए थे, शासक थे, उस समय एक जाति थी भंडारा। ये जाति थी जो क्या करती थी कि हर दिन मतलब हम महीने कहाँ तक आ गए, भटिंडा तक। भटिंडा तक तो ठीक था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो सीमा थी वो भटिंडा के इस तरफ मतलब तराइन के आसपास का क्षेत्र ये पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था। तो हुआ क्या कि ये भंडारण की जो जाति थी वो तराइन को पार करते हुए इस तरफ अपने भरतपुर और ये अलवर की साइड मतलब अपना आगमन करती रही, इस तरफ आती रही भंडारा जाति। तो पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि हमारे ये जाति है, इस मतलब ये हमारे मतलब क्षेत्र में आ गई है, बिना अधिकार बिना किसी कारण मतलब बिना किसी मतलब करते हुए ये अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आ गई है। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों का कि जाकर इनका दमन करो, इनको भगाओ यहाँ से। तो तब उनके सैनिक वहां पर गए, भंडारक जाते, वहां से मतलब युद्ध हुआ, वहां के बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा, उनको मार तो बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो गई है। तो भंडारक जाति क्या हुआ कि वहां से प्रस्थान कर गए और वापस जहां अपने पूर्व स्थान में थी वहां पर पहुंच गए। और ये भंडारक का जब दमन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने जब दमन किया था, वो दमन किया गया था 1182 में। 1182 में भंडारक जाति का दमन किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। उसी बार क्या हुआ कि एक समय महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल क्या हुआ कि इसके दो सेनापति थे, एक नाम है आला और एक का नाम है उदल। ये किसके सेनापति हैं? परमर्दी देव चंदेल। हुआ क्या कि आला और उदल के पास एक घोड़ा था, मतलब घोड़ा बहुत विशेष प्रकार का था, मतलब कह सकते हैं कि उस घोड़े पर जो भी मतलब बैठता था तो युद्ध करने के लिए जाता था तो कभी वो हार का सामना नहीं कर पाता, हमेशा जीतता ही था। तो परमर्दी देव ने सोचा कि ये मेरे सेनापति है दोनों, तो ये घोड़ा क्यों ना मैं ले लूं। तो उन्होंने आला और उदल से कहा कि आपके पास जो घोड़ा है वो मुझे दे दीजिए। तो आला और उदल ने कहा कि अगर आप हमारे प्राण भी मांगो तो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये घोड़ा हम आपको नहीं दे सकते। इस बात पर नाराज हो गए परमर्दी देव चंदेल। तो परमर्दी देव ने क्या किया कि इनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया, आला और उदल। आला और उदल वहां से रवाना हुए और कहा गए कन्नौज में जयचंद गढ़वाल के शरण में। यहाँ तक तो ठीक था। फिर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं थी वो भंडारक जाति का दमन करके वापस लौट रही थी। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है महोबा। महोबा की तरफ मतलब वापस लौट रही थी। उस समय महोबा का शासक था परमदेव चंदेल। इसने क्या किया कि इस सेनाओं को मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं थी, क्या हुआ कि महोबा के राज्य में बहुत सारे लोगों को मतलब कष्ट मतलब दे रही थी, जैसे कि किसी को मारना, किसी को पीटना, खेत खलियान सब बर्बाद कर देना। इससे परेशान होकर परमदेव देव ने सोचा कि ये सेनाएं अपना अधिकार जमा रही है, मतलब बिना किसी डर के कारण से हमारे लोगों को पीट रही है, हमारे खेत खलियान खराब कर रही है। तो इन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी परमदेव ने, और इनके जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं थी भंडारक जाति का दमन कर रही थी, उन सभी सेनाओं को इसने मरवा दिया, परमदेव ने मरवा दिया। इस बात का पता चला पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेजी और परमदेव महोबा पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण हुआ था 1182 में। आक्रमण कर दिया। फिर परमदेव देव ने सोचा कि अब ये आक्रमण मतलब सेनाएं आ रही तो उसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उनके जो महत्वपूर्ण जो सेनापति थे, एक है आला और दूसरा है उदल, वो दोनों तो राज्य से निष्कासित कर दिए गए थे और आ गए कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के पास। तो हुआ क्या कि एक दिन इन्होंने परमदेव ने खत लिखा कन्नौज में जयचंद के पास। जयचंद ने कहा कि मैं तो भेजने के लिए तैयार हूँ, अब ये आना चाहते हैं नहीं आना चाहते ये इन पर निर्भर करता है। आला और उदल को कहा कि आप जाना चाहते हो, तो आला और उदल ने सख्त मना बोल दिया। तो परमदेव देव ने सोचा कि ये ऐसे नहीं आएंगे, एक ही व्यक्ति है जो इसे ला सकता है, वो है इनकी माँ। इनकी माँ ने कहा था कि बेटा नाराजगी तो हर किसी से हो सकती है, लेकिन जब राज्य पर खतरा हो, आपने मतलब क्या हो, आला और उदल ने अपने राज्य को संभालने की मतलब शपथ ली थी। अपने राज्य पर कोई भी बाहरी आक्रमण करेगा उसकी रक्षा करने का वचन दिया था आला और उदल ने। ये एक पीढ़ी है, इनकी पीढ़ी दर ये मतलब राज्य की रक्षा करना एक पीढ़ी दर पेशा था, चलता रहता था, और इसलिए इनको सेनापति भी बनाते थे। तो हुआ क्या कि आला उदल अपनी माँ का कहना माना, कन्नौज से वापस महोबा की तरफ लौटे। और जब पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं महोबा पर आक्रमण किया तो आक्रमण करते तब
परमदेव देव की सहायता के लिए आला और उदल वहां पर आ गए और वहां पर एक युद्ध हुआ। उसी युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध ये हुआ था 1182 को, जिसमें आला और उदल के शौर्य को देखकर एक कवि था जिसका नाम है जिजनिक। जिजनिक नाम का एक कवि था जिसने आला और उदल के नाम पर एक ग्रंथ, एक दोहा लिखा है, जिजनिक। जिजनिक नाम का एक कवि, इसके बहुत सारे उपनाम मिलते हैं लेकिन एक जिजनिक नाम भी है इसका। जिजनिक नाम का एक कवि था जिसने क्या किया, आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है। उसने कहा है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सिंहार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि कह सकते हैं कि 12 वर्ष तो क्या जीता है, कुत्ता जीता है, और 13 वर्ष कौन जीता है, सिंहार। 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष की उम्र हो जाए और क्षत्रिय धर्म का पालन ना हो तो वो बाकी का जीवन उसका कैसा है, धिक्कार। इस तरह से मतलब जो कहानी, जो दोहा है बोला है जिजनिक ने, किसके लिए बोला है, आला और उदल के लिए। क्या बोला है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सिंहार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ठीक है, तो ये मतलब जिजनिक ने आला उदल के लिए एक दोहा लिखा था। उसके बाद क्या हुआ कि इस जो तुमुल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अब दूसरा क्या हुआ, कन्नौज। कन्नौज का उस समय शासक था जयचंद गेडवाल। इसकी एक लड़की थी जिसका नाम है संयोगिता। संयोगिता हुआ ऐसा कि कन्नौज का मतलब ये संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। तो ये बात तो पृथ्वीराज चौहान को पता ही नहीं थी। अब प्रेम करती थी किससे, पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता। संयोगिता पे क्या करती, सुबह उठती, भगवान की पूजा पाठ करती, उसके बाद वापस अपने कमरे में जाती और पृथ्वीराज चौहान के चित्र बनाती रहती और अपने मन में मतलब वो चित्र अपने मन में जो भी देखती वैसा का वैसा चित्र बनाती हो। तो कहते हैं कि जिस तरह से वो चित्र अपने मन में देख, इस संयोगिता ने अभी तक पृथ्वीराज को चौहान को देखा नहीं है, फिर भी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा, उसके बाद भी अपने मन में जो चित्र उनके मन में जो उभरा, उसी चित्र को वो क्या करती थी, वो मतलब चित्रित करती थी। जिस कारण से जैसा भी चित्र चित्रित करती थी वैसा वैसा दिखाई देने लगा पृथ्वीराज चौहान, वैसा ही था। जिस तरह से उसने चित्र बनाया वैसे वैसा पृथ्वीराज चौहान भी वैसा ही था। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत अधिक प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान को। एक बार क्या हुआ कि इस बात का पता जयचंद गढ़वाल को पता चला कि ये तो भाई किसी के प्रेम में है, तो अब क्या करें। तो जयचंद के सेनापति ने कहा कि चलो इसका एक काम करते हैं, इसका स्वयंवर कर देते हैं। अब स्वयंवर तो करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो अब हुआ क्या कि कन्नौज के शासक था जयचंद गेडवाल। जयचंद गेडवाल था, वो क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से पहले से ही नाराज था, क्योंकि उसके मतलब जो भी आप देख सकते हो कि उसके आसपास का मतलब बहुत सारे क्षेत्र उसने अधिकार कर लिए थे। कन्नौज के भी आसपास का जो क्षेत्र था उसको भी इसने अधिकार कर लिया था। इस कारण से ये नाराज था कि हमारा दुश्मन, यानी कि हमारा जो दुश्मन है उसी के साथ कौन प्रेम कर बैठी, उसकी पुत्री संयोगिता प्रेम कर बैठी। तो उन्होंने क्या किया, स्वयंवर रचा, सभी राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया। और क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए इसने जयचंद गढ़वाल ने एक सोने की मूर्तियां जो द्वार पर खड़ी कर दी, हाथ जोड़े हुए। जैसे कि कोई द्वार पर मतलब दो मूर्तियां एक इस तरफ और एक इस तरफ हाथ जोड़ते हुए खड़ी कर दी, ताकि जो भी राजा महाराजा है कोई भी आए तो उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो जैसे कि इसने ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान मेरा गुलाम है, ऐसा उस मूर्ति के जरिए मतलब ऐसा मतलब दृश्य दिखाई दिया गया। लेकिन गुलाम नहीं था, बल्कि ये इससे दुश्मनी करता था, मतलब दुश्मन था ये इसका पृथ्वीराज चौहान का। तो उसे अपमानित करने के लिए वो मूर्तियां स्थापित की थी। तो हुआ क्या कि स्वयंवर हुआ, राजा महाराजा है कतार में बैठे हुए थे। स्वयंविता ने भाई स्वयंवर क्या होता है कि स्वयंवर चुनती है पत्नी, मतलब जो भी स्त्री है वो अपना वर स्वयं चुनती है, तो उसका मतलब होता है स्वयंवर। राजा महाराजाओं की लाइन आई, एक तरफ इस तरफ 20-30 राजा बैठे होते, इस तरफ 20-30 राजा बैठे होते और बार बार पर दो मूर्तियां खड़ी थी, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो हुआ क्या, एक एक करते करते एक लाइन मतलब जो मतलब सेना राजा बैठे थे उस लाइन में क्या हुआ कि एक एक मतलब माला लेकर आती रही, माला लेकर आती रही। तो भाई उसने एक राजा के मन में सोचा कि मेरी तरफ आएगी, मेरी तरफ आएगी। बेचारा वो तो उदासी थे, उनको लग रहा था कि हमारा नंबर कब लगेगा, इनमें से कहीं इसने पहचान मतलब एक को पसंद कर लिया तो हम तो ऐसे ही आए होंगे। तो फिर ऐसे करते करते वो 20-30 एक लाइन में जो राजा खड़े थे उन राजाओं को मतलब हार नहीं पहनाया, वहां से निकल गए। फिर दूसरी लाइन थी और जो संयोगिता थी उसके पास एक सेविका भी थी जो क्या करती थी, हर राजाओं की डिटेल देती थी, ये इस राज्य का राजा है, यहाँ मतलब इस तरह से इसने युद्ध किए हैं, इस तरह से मतलब जो जानकारी थी वो उसकी सेविका संयोगिता की मतलब सेविका थी वो उसको देती रहती थी। तो दूसरी लाइन में गई, अब वो तो एक लाइन में तो सभी राजा तो मतलब
मतलब वो तो वो उदास हो गए, भाई हमारा तो नंबर ही नहीं आया। फिर उनकी मतलब जाग गए, भाई चलो हमारा नंबर तो आया। इस तरफ से दूसरी लाइन में गई, दूसरी लाइन में 20-30 राजा बैठे हुए थे। तो वो हार लेकर एक एक तरफ से मतलब चलती गई और किसी के सामने नजर नहीं मिलाई, बस चलती गई भाई। जैसे ही गई वैसे जाके द्वार पे जो खड़ी हुई पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी, उसी मूर्ति पर उसने माला पहना दी। अब माला पहना दी, कहते हैं कि उस मूर्ति के पीछे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वीराज वहीं पर छुप गया था। तो ऐसा मतलब कहते हैं कि वहीं पर छुप गया था और वहां पर पृथ्वीराज चौहान अचानक से प्रकट हो गया और वो माला जो मूर्ति को पहनाई थी बाद में वो पृथ्वीराज चौहान को पहना दी गई। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने भाई कहा कि ये मेरी प्रेमिका है, अगर किसी ने इसके सामने आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी हिम्मत जो पृथ्वीराज चौहान के सामने मतलब अपना हथियार मतलब उठा ले। तो सभी राजा तो भाई वहीं पर जो राजा स्वयंवर में भाग लिया था वो सब के सब वैसे के वैसे शांत बैठे रह गए और पृथ्वीराज चौहान वहां से स्वयं पिता को लेकर रवाना हो गए, अजमेर की तरफ आ गए। अब हुआ क्या, ये तो भाई इसकी मतलब दुश्मनी इस तरह से हुई। उसके बाद आता है गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड। इससे इसकी दुश्मनी कैसे हुई, कहते हैं कि भीमदेव सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान के पिताजी की मृत्यु की मतलब उसकी हत्या की थी। कैसे, जैसे कि यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है आबू। आबू का उस समय शासक था जयचंद्र नाम का एक शासक था। उसकी सहायता के लिए सोमदेव ने गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के विरुद्ध आक्रमण के मतलब उनके सामने हथियार उठाए थे, आक्रमण किया था। तो उसमें भीमदेव सेकंड ने आक्रमण किया था, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान के पृथ्वीराज चौहान की पिता की मृत्यु हो गई। एक कारण ये भी है और एक कारण वो भी है लव मैरिज वाला। जैसे कि ये भीमदेव सेकंड क्या हुआ कि आबू की एक राजा था, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है इच्छिनी। इच्छिनी से प्रेम करता था भीमदेव सेकंड, लेकिन वो प्रेम किससे करती थी, पृथ्वीराज चौहान। ये सोचने लगे साला इसका ही नंबर आता है हर बार, हमारा तो भाई किसी का नंबर ही नहीं आता है, किस काम का मतलब ये हर बार इसी का नंबर, ऐसा क्या है इसके पास तो जो हमारे पास नहीं है। तो इसको कौन समझा, तेरे पास जो है उसके पास है, तेरे पास नहीं है। तो इसने भीमदेव सेकंड ने ये नाराजगी ऐसी थी कि जो इच्छिनी की जो प्रेम करती थी वो शादी किसने कर ली, पृथ्वीराज चौहान ने उससे शादी कर ली। तो इस तरह से इसने क्या कर लिए, चारों ओर अपने दुश्मन इकट्ठा कर लिए ताकि कोई मतलब दुश्मन बना लिए। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। जैसे सबसे पहले भंडारों की जाति का दमन किया, उसके बाद महोबा के शासक परमदेव को हराया, उसके बाद जयचंद की पुत्री को मतलब अपहरण करके ले आया, उसके बाद गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड को भी इसने पराजित किया। और ये सारा क्या हुआ, मतलब पूरी उसकी दुश्मनी हो गई, मतलब आसपास जो भी वातावरण था उसका दुश्मनी का वातावरण था, ताकि पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई भी हेल्प मिले ऐसी कोई आशंका मतलब आशा नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि पहले से सब राजा को इसने परास्त कर चुका था और सब कोई उससे नाराज भी हो गया था। तो इस तरह से क्या हुआ, भीमदेव भी इससे नाराज हो गया। तो ये सारी जो बातें थी मतलब इसके आसपास सारे इसके दुश्मन इकट्ठा हो गए। अब होता है तराइन का युद्ध। तो ये आप जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तराइन का युद्ध हम अगली क्लास में लेंगे, अभी तो यहाँ तक आप देख लो अच्छे से, ठीक है, धन्यवाद।